हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इल्तुतमिश की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने से लाहौर में मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसका लड़का आराम सा शासक बनता है। लेकिन आराम सा के कमज़ोर शासक होने की वजह से, अयोग्य और अनुभवहीन होने की वजह से दिल्ली के जो तुर्की अमीर है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। लाहौर के तुर्की अमीर हैं वो आराम शाह का समर्थन करते हैं, जबकि दिल्ली के अमीर जो अमीर है, सामंत है, वो इल्तुतमिश का समर्थन करते हैं। और ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है इल्तुतमिश है, वो 1211 के अंदर आराम शाह को पराजित कर करके दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दास्ता से मुक्त नहीं किया था, जबकि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। और ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह इल्तुतमिश से करके उसको अपना दामाद बना दिया था और उसको बदायूं का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था और जैसा कि मैंने बताया कि आराम शाह का वध करके 1211 में वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो लाहौर थी उसको इल्तुतमिश है वो दिल्ली स्थानांतरित करता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत का एक प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इल्तुतमिश जब शासक बना तो उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। सबसे प्रमुख कठिनाई गजनी के शासक ताजुद्दीन जल्दोज और सिंध और मुल्तान के शासक नासरुद्दीन कुबाचा की शक्ति का दमन करना था। राजपूतों के जो प्रदेश जो दिल्ली सल्तनत से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ऐबक की मृत्यु के बाद जो अलग हो गए थे, उन पर पुनः अधिकार करना और राजपूत की शक्ति का दमन करना था। बंगाल पर ऐबक की मृत्यु के पश्चात अली मर्दान है वो उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। बंगाल पर पुनः अधिकार करना और जो तुर्की अमीर इल्तुतमिश को पसंद नहीं करते थे उनकी शक्ति का दमन करना और दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण था दिल्ली के लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करना, जो कि ऐबक नहीं कर सका था। इल्तुतमिश एक टैलेंट भी था उसमें, और टैलेंट के साथ साथ उसमें जज्बा भी था और धैर्य और साहस के साथ उसने इन सभी समस्याओं का, सभी चैलेंजेस का उसने डटकर मुकाबला किया। सर्वप्रथम उसने अपने जो विरोधी तुर्की अमीर है उनकी शक्ति का दमन किया, आराम शाह को मौत के घाट उतारा। और जो ताजुद्दीन जल्दोज था जो गजनी का शासक था, उसने इल्तुतमिश के पास एक दूत भेजा और कहा कि आप हमारा आधिपत्य स्वीकार करें या युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन बाद में यलदोद खाजीराम के शासक से पराजित होकर के जब भारत आया और पंजाब पर अधिकार कर लिया तो कुबाचा को भगा दिया, तब इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान पर यलदोज को पराजित कर बंदी बना लिया और उसको बदायूं भेज दिया। इस प्रकार यलदोज की शक्ति का दमन करने से है दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। जल्दोज के पश्चात गजनी का कोई अन्य सुल्तान दिल्ली के शासन का दावा नहीं कर सकता था। इस प्रकार गजनी से जो संबंध विच्छेद है वो एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इल्तुतमिश का। इसके पश्चात उसमें सिंध और मुल्तान के शासक है नासरुद्दीन कुबाचा है, उसकी शक्ति का दमन किया और दोनों नए प्रांत है उसको सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत में मिलाया और दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार किया। और कुबाचा ने इसको इतनी गिलानी हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि उस दिल्ली सल्तनत पर हमेशा से उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। और इल्तुतमिश के समय चंगेज़ खां जो मंगोल आक्रमणकारी था उसके आक्रमण का खतरा है वो पैदा हो गया था। मंगोल चीन के पश्चिमी में गोबी के रेगिस्तान में रहने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी जो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी और इनका नेता चंगेज़ खां था और चंगेज़ खान ने खाजूराम को जीत लिया था और
को जीतकर उस हाजीराम स्वयं कैस्पियन के समुद्र तट की ओर भाग गया था और उसका बड़ा लड़का जलालुद्दीन मकबरनी है वो भारत की तरफ आ गया था। तो जब मकबरनी भारत की तरफ चंगेज़ खां जब जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से काम लिया और उसने जलालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश की चंगेज़ खां से न तो उलझने की शक्ति थी और न इच्छा थी। और उसने जलालुद्दीन मकबरनी को बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब दिया कि यहाँ की आबो हवा है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, गर्मी बहुत है, इसलिए आप वापस चले जाएँ। इस प्रकार इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से दिल्ली सल्तनत पर जो मंगोलों का जो संभावित आक्रमण था, चंगेज़ खां का जो संभावित आक्रमण था, उससे दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। ये इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य था। और बंगाल पर उसने पुनः अधिकार किया, सिंध और मुल्तान पर पुनः अधिकार कर ही लिया था। और राजपूताना के जो राज्य थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अलग हो गए थे, वो जो 7 प्रांत थे राजपूताना के, जिसमें बयाना, रणथंभौर, अजमेर, जालौर, मंडोर, नागौर और ग्वालियर, इन 7 प्रांतों को पुनः इल्तुतमिश ने जीत लिया, जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। तो 1226 से लेकर 1232 तक उसने सभी पर अधिकार कर लिया। अब इल्तुतमिश के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि साम्राज्य का विस्तार करना एक महत्वपूर्ण काम था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण काम साम्राज्य को कंसोलिडेट करना था, संगठित करना था। और इसके लिए एक नव स्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का गठन किया इल्तुतमिश ने। और इसके लिए उसने सबसे पहले इक्ता प्रथा लागू की दिल्ली सल्तनत में, जो कि मध्य एशिया में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत छोटे इक्ता और बड़ा इक्ता होता था। इक्ता भूराजस्व अनुदान को कहा जाता था, जो मुगल काल में जिसको जागीर कहा जाता था। और इसके अंतर्गत है इल्तुतमिश जो ये भूराजस्व अनुदान होती थी, वो जिसको दी जाती थी उसकी मृत्यु के पश्चात उसको वापस खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता था। तो इक्ता प्रथा अरब में प्रचलित थी, लेकिन हिंदुस्तान में इक्ता प्रथा प्रचलन करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और इल्तुतमिश ने इस प्रथा के अंतर्गत अपनी प्रशासनिक दृष्टि से अपने पूरे साम्राज्य को अनेक इक्ताओं में अर्थात प्रांतों में विभाजित किया और उसका शासन संचालन करने का कार्य अपने विश्वासपात्र एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, जिसको इक्तादार, वली और मुक्ता कहा जाता था। और इसको कहा कि आप अपनी इक्ता के अंतर्गत शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का कार्य करेंगे, अपने अधीन इक्ता के अंदर लैंड रेवेन्यू टैक्स वसूल करेंगे और अपना वेतन और प्रशासन का खर्चा काट करके बाकी लैंड रेवेन्यू है, बाकी जो राजस्व है वो केंद्र सरकार में जमा करवाएंगे, जिसको फाजिल कहा जाता था। और जब भी सुल्तान को आवश्यकता होगी आप सैनिक सेवा उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार इस इक्ता प्रथा के कारण से एक सैन्य सहायता के लिए उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। कोई अलग से सेना रखने की सुल्तान को ज़रूरत नहीं थी, राजस्व भी नियमित रूप से मिल जाता था और लाइन ऑर्डर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इक्ता प्रथा है वो इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य था प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इल्तुतमिश ने एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, वो 40 गुलामों के दल का गठन किया, जिसको तुर्गाने, जिस बरनी है जिसको तुर्गाने चैलगानी कहता है। इसके अंतर्गत इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने 40 जो विश्वास पात्र जो तुर्की अमीर थे, जो उसके कभी दास रह चुके थे, उनका एक दल का गठन किया और उसका नाम उसने, जिनकी संख्या 40 थी, और इसका नाम उसने तुर्गाने चैलगानी रखा। और इन तुर्की अमीरों को प्रशासन के अच्छे पदों पर एक की पोस्टों पर उसने नियुक्त किया और प्रशासन चलाने के अंदर ये जो 40 अधिकारी हैं जो दास रह चुके थे, वो इल्तुतमिश को प्रशासन में बहुत सहायता प्रदान की। तो 40 गुलामों का जो दल है उसका गठन है, वो इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में इल्तुतमिश का एक तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इसने दिल्ली सल्तनत के लिए एक मुद्रा प्रणाली का गठन किया। 2 नए अरबी सिक्के प्रचलित किए, जिसको टंका और जितल कहा जाता था। टंका चांदी का होता था, उन पर अरबी लेख लिखा हुआ होता था, उसका वजन 175 ग्राम था। और जो जितल होता था वो तांबे का होता था, जो छोटे स्तर पर लेन देन में काम आता था। एक टंके के अंदर 48 जितल होता था। इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने टकसाल सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना वो प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने जो सिक्के जारी किए वो बाद में पूरे सल्तनत काल में है वो चलते रहे। तो इस प्रकार इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार नेल्सन राइट तो यहाँ तक कहता है कि इल्तुतमिश एक बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के लिए मुद्रा प्रणाली का भी गठन किया। चौथा इसका महत्वपूर्ण कार्य इल्तुतमिश का ये था कि इल्तुतमिश ने
जो खलीफा था, जो मुस्लिम धर्मगुरु माना जाता था, शासक के लिए उससे मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। और 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तकिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को एक खिलत भेज करके हिंदुस्तान का एक स्वतंत्र शासक स्वीकार किया। खलीफा का मान्यता पत्र मिल जाने से वैधानिक दृष्टि से इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। अब कोई भी व्यक्ति ये चैलेंज नहीं कर सकता था कि उसने ज़बरदस्ती सत्ता पर अधिकार किया है। अब उसका प्रभाव और बढ़ गया और उसकी वैधानिक स्थिति और मजबूत हो गई और उसकी सत्ता को धार्मिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई। तो खलीफा से मान्यता प्राप्त करना है, जो 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुस्तकिर बिल्ला से प्राप्त की। ये एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है इल्तुतमिश का, और इससे इसको वैधानिक मान्यता मिल गई। इल्तुतमिश का एक पांचवा महत्वपूर्ण कार्य ये था कि इल्तुतमिश ने एक न्याय व्यवस्था है, एक न्याय प्रिय सुल्तान था। और एक इब्न बतूता है, वो इल्तुतमिश के विषय में कहता है कि शाही महल के द्वार पर 2 सिंह की मूर्तियाँ रखी होती थी, जिसके मुख पर जंजीर लगी होती थी, जिसको खींचने से घंटी बजती थी। जब भी कोई फरियाद करनी होती थी तो उस जंजीर के द्वारा सूचना सम्राट तक जाती थी और शाही कर्मचारी तुरंत उसकी बात सुनते थे, और ये व्यवस्था रात के लिए होती थी। दिन के अंदर कोई फरियाद के लिए आता था तो लाल वस्त्र पहन करके आता था, उससे समझ लिया जाता था कि उस व्यक्ति को कोई कष्ट है, और सुल्तान के आदेशानुसार तुरंत ऐसे व्यक्ति की फरियाद है वो सुनी जाती थी। इसलिए इस प्रकार जो एक न्याय की व्यवस्था है वो इल्तुतमिश ने है वो प्रारंभ की। इल्तुतमिश का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि बाद का हम मुग़ल काल या सल्तनत काल में देखते हैं कि उत्तराधिकार के संघर्ष होता है। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार के संघर्ष नहीं हो, इसके लिए उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। और मिनाजुल सिराज ये कहता है कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान के लिए गया था तो पीछे से अपने प्रशासन की बागडोर अपनी लड़की रजिया को सौंप दिया, और रजिया ने इल्तुतमिश की अनुपस्थिति में अच्छा प्रशासन चलाया। जब इल्तुतमिश लौटा तो उसने अपने अमीरों की एक सभा बुलाई और रजिया को अपनी मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार की एक स्वतंत्र परंपरा डाली। यदि इस परंपरा का अनुसरण किया जाता मध्यकाल में तो उत्तराधिकार के संघर्ष से बचा जा सकता था। इस प्रकार इल्तुतमिश ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, जो सैनिक और प्रशासनिक कार्य जो किए, और दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान की, दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का कार्य किया, उसके आधार पर प्रसिद्ध इतिहासकार उजले हेग और आर.पी. त्रिपाठी जैसे इतिहासकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की, न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की अपितु उसको कंसोलिडेट करने का कार्य भी किया। और 1237 में इल्तुतमिश की बामियान के अभियान पर जाते समय मार्ग में वो बीमार पड़ गया और उस समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात 1236 से लेकर के 1266 तक 30 वर्षों तक उत्तराधिकार का संघर्ष वो चलता है। तो इल्तुतमिश का मकबरा वो दिल्ली में है, जो उसने अपने जीवन काल में बना लिया था। और दिल्ली में सुल्तानगढ़ी है, जो इल्तुतमिश का सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो कि इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था नासरुद्दीन महमूद, उसका मकबरा है। और जो कुतुब मीनार के निकट है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है। नेक्स्ट हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।